you all in a new video of Shukla Study Center as known as SSC। हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अब से शुक्ला स्टडी सेंटर 25-26 में बोर्ड एग्जाम देने वाले क्लास 10 के बच्चों के लिए वीडियोस की सीरीज पोस्ट करने जा रहे हैं और उसी सीरीज का आज फर्स्ट पार्ट हम पोस्ट करेंगे। सो आज हमारे बीच में काफी सारे बच्चे भी हैं जिनके साथ मिल के हम इस बात को डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी क्लास में किसी भी एग्जाम को दिलाने के लिए आप सभी जानते हैं सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है एक प्लान। प्लान ऑब्वियसली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एग्जाम, बिकॉज विदाउट प्लानिंग अगर आप एग्जाम दिलाने जाएंगे तो इट वुड डेफिनेटली बी अ फेलियर, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जितना पोटेंशियल है आप उससे कम परफॉर्म करते हैं। तो आज मैं इन्हीं सब बातों को आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये वीडियो दो पार्ट में आएगी, तो पहली बार आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, दूसरी बार सेकंड पार्ट का भी वेट करते रहेंगे। और दोनों पार्ट्स के वीडियोस को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इन दोनों पार्ट्स को देखने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है दैट हाउ यू विल मेंटेन योर टाइम टेबल, हाउ यू विल मेक योर डे प्लान, और यू कैन कॉल इट एज स्टडी प्लान। और ये प्लान फिर आपका साल भर काम आने वाला है। अभी अगर आप थोड़े इन बारीकियों पर काम कर लेंगे तो फिर आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं आएगी। इट विल बी लेंथी, इट वुड बी बोरिंग आल्सो फॉर यू, और जो बच्चे सिर्फ पास होने के लिए पढ़ने वाले हैं उनके लिए डेफिनेटली बोरिंग होने वाला है, बट उन्हें भी स्टडी प्लान्स की बहुत मदद मिलने वाली है, क्योंकि साल भर के पहले अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे स्टडी प्लान बनाने में सॉरी, तो फिर आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप अभी स्टडी प्लान नहीं बनाएंगे तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज आपको आपके स्कूल स्टडीज को भी मैनेज करना है, आपको आपकी कोचिंग अगर आप जाते हैं तो वहाँ की भी पढ़ाई मैनेज करना है, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप सेल्फ स्टडीज में उन डाउट्स को भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाएंगे अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे। तो आज इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके 10th बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप रहने वाला है। So today we are going to discuss about this strategy for class 10, 2025-26। इस पहले स्टेप के लिए आपको 5 P's का ध्यान बहुत रखना जरूरी है। कौन से 5 P's? There are 5 P's you have to be careful about. Plan. The first P is plan. Second will be practice. Then persistence. काफी सारे बच्चों के लिए नया शब्द होगा, मैं सभी का मतलब आपको एक एक करके बताऊंगी। Then patience, and the last but the most important, presentation. So plan, practice, persistence, patience and presentation. बारी बारी से हम इन सबको डिस्कस करेंगे, और सबसे ज्यादा टाइम आपका लगने वाला है प्लान बनाने में, जो हर बच्चे को खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरा डेली रूटीन अलग है, मेरे सामने में बच्चे बैठे हैं उनका डेली रूटीन अलग होने वाला है, उन सारे बच्चों में से हर बच्चे का जो अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते हैं उनका डेली रूटीन अलग होगा। आप जो बच्चे मुझे घर बैठ के देख रहे हैं उनका डेली रूटीन अलग होगा। अगर थोड़ी आवाज आ रही है तो प्लीज कोऑपरेट करें, इनसे हम नहीं लड़ सकते। सो प्लीज बी अटेंटिव ड्यूरिंग दिस वीडियो। तो मैं बता रही थी कि आप जो मुझे घर बैठ कर देख रहे हैं उनका भी जो रूटीन होता है, जो शेड्यूल होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आई कांट मेक अ टाइम टेबल which is mutual for all, okay? तो आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, और क्योंकि क्लास 10 के बच्चे हैं तो आप अपना डे प्लान खुद से डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे बस मैं आपको एक रोड मैप बताने वाली हूँ कि आपको उस डे प्लान को डेवलप कैसे करना है। फिर आपकी इच्छा है कि आप उस डे प्लान के हिसाब से चलना चाहते हैं, या आप अलग से कुछ एक बना के खुद का टाइम टेबल बनाना चाहते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। चलिए डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसे आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। प्लान हमारा पहला स्टेप होगा, देन प्रैक्टिस। उस प्लान के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे
चाहे वो आपका डेली प्लान हो, चाहे वीकली प्लान हो, चाहे इट विल बी योर मंथली प्लान और एनुअल प्लान, एनीथिंग इट कैन बी। सो प्लान बनाने के बाद आपको प्रैक्टिस करते रहना है रेगुलरली। देन परसिस्टेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपने मैथ्स का क्वेश्चन बनाया, फिर वो क्वेश्चन बन गया, आप खुश हो गए, देन आपने फिर दूसरा क्वेश्चन बनाया, आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा, आपने एक दो बार ट्राई किया, ये तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, पर ये मुझसे क्यों नहीं बन रहा है। आपने 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई किया, कई बार 10 बार में भी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता है, और 10th में आने के बाद जो आपका क्वेश्चन का आंसर की लेंथ होती है बढ़ जाती है ऑब्वियसली, तो वो तो बढ़ेगी, आपको आपकी प्रैक्टिस वैसे ही बनानी पड़ेगी। तो आपको परसिस्टेंट रहना है, परसिस्टेंट यानी कि आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करती रहनी है और आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है। अगर आपका आंसर एक बार में नहीं आया, दूसरी बार में आएगा, 10वीं बार में नहीं आया तो 11वीं बार में आएगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड इट्स ऑल अबाउट बीइंग परसिस्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे आए, आपके मार्क्स अच्छे आए, तो आपको परसिस्टेंट रहना जरूरी है। और स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान में रखिए, 10th क्लास में सिर्फ आप बोर्ड्स के लिए पढ़ाई नहीं करते, ये एक क्लास ऐसी होती है जहां आप अपने बचपन की क्लासेस छोड़ के आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल क्लास में आ जाते हैं, जहाँ पे टीचर्स का रोल सिर्फ आपको गाइड करना रह जाता है। आप रास्ते पर चलते हैं कि नहीं, ये पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने की तरफ लेके जाने वाली एक क्लास होती है। तो बीइंग परसिस्टेंट, आपको परसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप उम्मीद छोड़ देंगे, एक दो बार में क्वेश्चन छोड़ देंगे कि अरे चलो इसे छोड़ दो, जरूरी थोड़ी सारे क्वेश्चन आए, आप आगे बढ़ जाएंगे, तो ये चीजें आगे चल के आपको लाइफ में भी दिक्कत देंगे और ऑब्वियसली बात है पहले भी दिक्कत देंगी ही देंगी। सो यू हैव टू बी परसिस्टेंट, आपको हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इट्स रियली ऑब्वियस कि उस क्वेश्चन का आंसर है, तभी वो क्वेश्चन आपके बुक गाइड में दिया है ना। सो आपको आंसर निकालना है। एट द एंड ऑफ द डे एक ह्यूमन ने बुक बनाई है, आप भी एक ह्यूमन है, तो आप आंसर निकाल सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स अग्री होंगे मुझसे। नाउ नेक्स्ट विल बी पेशेंस। परसिस्टेंस के लिए पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको परसिस्टेंट रहना है, अगर आपका आंसर 10, 15, 20 बार में नहीं आ रहा है और अगर आप अपना पेशेंस खो देंगे तो काम नहीं चलने वाला। तो इसलिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो चीजें आपको तुरंत समझ नहीं आ सकती, आपको टाइम लगेगा चीजों को समझने के लिए, तो पेशेंस बनाए रखिएगा। देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेजेंटेशन। सारे साल भर की तैयारी, चाहे आप कोचिंग से किए हो, चाहे ऑनलाइन स्टडीज हो, इट इज ऑफलाइन स्टडीज, घर पे खुद से सेल्फ स्टडी करके तैयारी की गई हो, प्राइवेट स्टूडेंट्स हो या स्कूल जाके पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए सबसे मेन पार्ट होता है प्रेजेंटेशन। हाउ यू राइट योर आंसर्स। आपने जो साल भर पढ़ा है, आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं बोर्ड एग्जाम के दौरान, आप आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। और ये अगर आप सोचेंगे कि साल भर पढ़ने के बाद मैं एक मंथ में आंसर राइटिंग सीख लूंगा या सीखूंगी, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये जो चीज है आपको इस पूरी जर्नी के दौरान अपने माइंड में बिठा करके रखनी है कि प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कह रही हूँ कि राइटिंग इंपॉर्टेंट है, मेरी खुद की राइटिंग बहुत बेकार है, इतनी अच्छी भी समझ आ जाती है, बट ड्यूरिंग व्हेन आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड मेरी राइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी। बट राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, आपकी राइटिंग समझ आनी चाहिए। आप 3 घंटे में वो पूरा पेपर कैप्चर कर ले अपने हाथों से, ये होना चाहिए। ऐसे कैप्चर करें कि सामने वाले को वो फोटो बहुत आसानी से समझ आए। ये बहुत डीप लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। आपको ऐसे कैप्चर करनी है उस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स अपने आंखों से कि सामने वाले को फोटो ब्लर नहीं, क्लियर दिखाई दे। दैट मीन्स आपकी हैंडराइटिंग चाहे खराब ही हो ना हो, बट इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आप 3 घंटे में साफ सुथरे आंसर्स लिख सकें। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है कि पेपर के दौरान आंसर मैंने सही लिखा है, बट क्योंकि राइटिंग के दौरान शब्द ऊपर नीचे हो जाते तो मार्क्स वहां पर कट जाते। तो अभी तो आपके पास है टाइम, वी हैव
I'll divide it into two parts. The first will be your day plan and the second will be your study plan. आप कुछ भी ध्यान दे सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जितना अट्रैक्टिव बनाना हो अपने टाइम टेबल को। क्या होता है, हम अपने रूटीन से जितना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हमको अपना रूटीन जितना ज़्यादा पसंद आता है उतना ज़्यादा काम करने की इच्छा होती है। कभी कभी होता है ना, किसी बार प्लेस पे जाते हैं, आप सभी तो बच्चे हैं, आपको कोई टीचर बहुत अच्छा लगता होगा आपकी क्लास का, या आपको आपका कोई फ्रेंड बहुत अच्छा लगता होगा, कोई क्लासमेट बहुत अच्छा लगता होगा, तो आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, आपको उस क्लास में रहने का मन करता है। वैसे ही जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो बच्चे होते हैं इसमें क्या अट्रैक्टिव है, तो सिर्फ पढ़ा तो बच्चों को अच्छी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, अब का जो टाइम आ गया है, पहले का टाइम और अब का टाइम काफ़ी डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हमारे ज़माने की पढ़ाई कुछ अलग होती थी, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उस टाइम के बच्चों को पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, आपके बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, आप सभी के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आए हैं, आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो यू ऑल आर आप सभी एक्सपोज्ड हैं अपनी आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ से। आपको पता है सिर्फ पढ़ाई ही एक रास्ता नहीं है, बट जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए, मैं उन सबसे ये बात कहना चाह रही हूँ, आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देन मी, या आप पिछले जितने बैच के पढ़े हुए बच्चे हैं सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाले बच्चे होंगे, और आपसे आने वाले आपसे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाले बच्चे होंगे। आपके लिए फ़ायदा भी ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, यू कैन क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज। आपके पास स्मार्टफोन है, सबको ये बात पता होगी, तो अभी इस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं, बट फिर भी जिन बच्चों को ये लगता है कि पढ़ाई बहुत बोरिंग है, तो वैसा कुछ नहीं है, हर सब्जेक्ट में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। किसी को हो सकता है सिर्फ इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छा लगता हो। अब मैं BSc मैथ्स पढ़ी हुई स्टूडेंट हूँ, मैंने मैथ्स लेके पढ़ाई करी है, बट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कभी भी मैथ्स नहीं था। मुझे साइंस में इंटरेस्ट आता था और मुझे इंग्लिश पढ़ना बहुत पसंद है, और हिंदी तो ईजी होता है कि मेंटेलिटी सब में होती है, बट मुझे हिंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसमें भी कविताएं नहीं सिर्फ कहानियाँ। तो हर बच्चे की अपनी अपनी राइटिंग्स होती है, हर बच्चा अपने अपने से पसंद करता है सब्जेक्ट्स को। तो एट द एंड ऑफ द डे 10th आपकी, जैसा मैंने कहा, मैच्योरिटी देने वाली फर्स्ट क्लास होने वाली है, तो जो बच्चे सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं वो भी ये बात अपने माइंड में रखें कि 10th बोर्ड्स की ग्रेड्स होते हैं इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिजल्ट इज अ पीस ऑफ पेपर, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, बहुत कुछ बिगाड़ देता है। तो यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपको आपके क्लासमेट्स के साथ कॉम्पिटिशन रखना है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी कॉम्पिटिशन रखना है। आपको कॉम्पिटिशन ऐसे लोगों से जो आपके साथ बैठे भी नहीं हुए हैं, लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनसे आप कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, लाखों स्टूडेंट्स हैं इंडिया में जिनसे हो सकता है आगे चल के आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये आपको कॉन्फिडेंस टेस्ट करने वाली क्लास है, दैट्स व्हाई यू हैव टू क्रैक इट। आपको इस क्लास को बहुत अच्छे से निकालना है, इसलिए हम आज प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आप अपना रूटीन कैसे अट्रैक्टिव बनाएं। तो आप अपना, चाहे आप जैसे किसी को कलरफुल चार्ट्स पसंद होंगे तो आप कलरफुल चार्ट्स में अपना टाइम टेबल बनाइए, आपको जैसे अच्छा लगता है आप अपना स्टडी रूम डेकोर कीजिए। आज यही सारी बातें करेंगे हम, मैंने आपको पहले ही ब्रीफ दे दिया था। आज हम इन्हीं सब बातों पे, आपसे रिलेटेड बातों पे डिस्कस करने वाले हैं, तो ये मत बोलिएगा कि पढ़ाई का हो रही है। तो अब जितना ज़्यादा अपना रूम, स्टडी रूम अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, जितना ज़्यादा अपनी स्टडी प्लेस को कंफर्टिंग बनाना चाहते हैं, आप उतना बनाइए। हाँ, इतना कंफर्टिंग नहीं होना चाहिए कि जाके वहाँ पे नींद ही आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्ट नुकसानदायक है। तो अपना वर्क प्लेस, अपना स्टडी प्लेस अभी ही नहीं, आगे भी आप कभी भी काम करें, ऐसा रखिए जहाँ पर जाने में आपको सुकून मिले। दिन भर का काम करके, दिन भर स्कूल से आने के बाद जहाँ आप शांति से अपना टाइम बिता सकें, जहाँ आप शांति से अपनी पढ़ाई कर सकें, उस जगह पे आप बैठें। कुछ बच्चों की होगी दिक्कत, अब मैम हमारे पास नहीं है पर्सनल रूम, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम कहाँ बैठे। सबके घर
बढ़ते हैं हमारे प्लान की तरफ। तो मैंने इस प्लान को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, वन इज डे प्लान, वन इज स्टडी प्लान। नोट डाउन कर लेंगे जो बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके स्टेप्स भी क्योंकि लिखने वाले हैं यहाँ पर। इन दोनों प्लान के बारे में मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ कुछ लिख रही हूँ। अब नाम दे दिया हमने डे प्लान और स्टडी प्लान। अब बट बनाए कैसे हम अपना डे प्लान या स्टडी प्लान। सो ये वीडियो जाएगी आज रात तक। आज है 11 तारीख, फ्राइडे, 11 जुलाई है। फ्राइडे रात तक ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी। तब तक आपके पास इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को आ जाएगा। तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमें अपना डे प्लान या स्टडी प्लान बनाना है। आज फ्राइडे है, कल होगा सैटरडे। तो अगर कोई बच्चा रात में वीडियो देखेगा तो आप रात में देख लीजिए, अदरवाइज आपके पास सैटरडे है। आप बैठ के इतने नाम से सोच सकते हैं कि हमारा जो डेली शेड्यूल है वो कैसा है। बिकॉज फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्व योर डेली रूटीन और शेड्यूल। जैसे कि मैंने कहा कि आपको खुद ही अपना डे प्लान, स्टडी प्लान में जो कुछ भी है आपको खुद ही डेवलप करना है। तो ये तब होगा जब आप अपना डेली रूटीन या डेली शेड्यूल ऑब्जर्व करेंगे। अब कैसे ऑब्जर्व करेंगे? पूरा दिन अपना डेली जो काम करना है उसको बैठ के देखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया फ्राइडे को वीडियो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, सभी बच्चे सैटरडे को ही वीडियो से रूबरू हो पाएंगे। तो आप अगर शाम को भी वीडियो देख रहे हैं तो आप इत्मीनान से बैठिए किसी जगह पे, एक पेपर और पेन लीजिए और फिर सोचिए कि इस टाइम पे मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ। उठने से चालू करिए। जैसे अगर आपने बचपन में कभी टाइम टेबल बनाया हो तो कि मैं इतने बजे उठती हूँ, मैं इतने बजे स्कूल जाती हूँ, इस टाइम पे वापस आती हूँ, ये छोटे बच्चों के जैसे लिखना है। बट लिखिए, अगर 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे, अगर 7:10 उठते हैं तो 7:10 लिखिए। बट बिल्कुल क्लियर लिखिए क्योंकि उसको सिर्फ आपको देखना है। ठीक है, ये हो गया आपका काम। आपने लिख लिया कि अब मैं पूरे दिन क्या करती हूँ। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप सोते कितने बजे हैं, आप उठते कितने बजे हैं, आप स्कूल कितने बजे पहुँचते हैं। और अगर कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा है जिसके सोने उठने या कुछ करने का टाइमिंग नहीं है तो वो बच्चा पहले ही अपने आप को सुधार लिया, बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि आप ऑलरेडी बातों से पीछे चल रहे हैं। जो 10th की तैयारी करना चालू कर चुके हैं, आपको आपका टाइम पता होना चाहिए कि कब उठना है, कब सोना है। अब स्कूल जा रहे हैं तो आपका एक टाइम ऑब्वियसली बन जाता है, बट स्कूल से आने के बाद क्या होगा? तो अपने सोने के घंटे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ। वॉच योर स्लीप शेड्यूल। हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं बोल रही हूँ कि अब आप सोना छोड़ दीजिए। ये जो पढ़ाकू बच्चे होंगे, सभी बच्चों से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ठीक है, सोना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो पढ़ने वाले बच्चे उनसे भी ये बात करना चाहती हूँ, सब कुछ त्याग के सिर्फ पढ़ने बैठ जाएंगे, ये काम नहीं करना है, बहुत गलत हो जाता है। आपके पास 6 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 18 चैप्टर होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्रॉस किया होगा, 21, 22, 23 चैप्टर, मैक्सिमम 23 चैप्टर। तो आपको एकदम नींद त्याग के पढ़ाई नहीं करना है। ठीक है, आपको अपना स्लीप शेड्यूल ध्यान देना है। बस 7 घंटे की नींद जरूरी होती है, क्लिनिकली प्रूवन है, इट्स ऑल राइट। बट नरेंद्र मोदी जी को भी अगर आप लोगों ने देखा होगा, वो इंसान भी काम करता है, उनकी भी एक स्लीप शेड्यूल उनका भी बहुत टाइट है जिसका वो बहुत सालों से पालन करते हैं। आपको भी अगर अपनी लाइफ में कुछ आगे करना है तो यू हैव टू वॉच आउट योर स्लीप शेड्यूल। कब उठते हैं, कब सोते हैं, बहुत ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एकदम सुबह 4 बजे उठने वाले सक्सेसफुल हो सकता है लाइफ में। मैं खुद सुबह 4 बजे नहीं उठती हूँ ना। मैंने अपने 10th के दौरान, 10th में तो खैर मैं भी बिगिनर थी, 12th के दौरान इस बात पे फोकस नहीं किया है कि मैं सिर्फ सुबह ही उठूँ तभी मेरी पढ़ाई होगी। कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें रात में अच्छे से याद आता है, मैं पूरी रात जाकर पढ़ाई करती थी और जब मुझे इधर टाइम मिलता था मॉर्निंग के टाइम में तब मैं सोती थी।
देन आगे का शेड्यूल होता था वो फॉलो होता था। फिर मूव ऑन। बट आपको अपना स्लीप शेड्यूल ध्यान रखना है। एक 6 घंटे की नींद आप लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो बच्चे दोपहर में सोते हैं, अगर आप दोपहर में 1 घंटा सो जा रहे हैं, 1 घंटा ही सोइए, उससे ज़्यादा मत सोइए प्लीज़। अगर आप 1 घंटे सो रहे हैं दोपहर में, तो फिर आप इधर के अपने घंटे नाइट टाइम के जो स्लीप शेड्यूल है उसके घंटे कम कीजिए, क्योंकि सोना ऐसा टाइम है कि अगर आप एक बार सो गए फिर उठने के बाद आलस आती है, तुरंत आप फ्रेश नहीं हो सकते, थोड़ा टाइम लगता है फ्रेश होने में। तो अगर आप 6 घंटे सो रहे हैं, आप आधा घंटा फ्रेशन अप होंगे, फिर आप पढ़ाई करने बैठेंगे, फिर आपके दिमाग में कब घुसेगा, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो उतना दूर तक का काम मत करिए, 6 घंटे की नींद लीजिए। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मुझे तो 7 घंटे सोना है, अगर आप अपना शेड्यूल उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल 7 घंटे सोइए। बट एक टाइम, जैसे आपको 24 घंटा आपको मिलता है, इफ़ यू हैव 24 आवर्स इन अ डे, तो अगर कैलकुलेट करें अगर हम अपने 24 आवर्स को, तो आपके निकलते होंगे 7 आवर्स सोने में, 6 आवर्स मैक्सिमम आपके स्कूल में जाते होंगे, 1 आवर घर आते हैं, नहा घर भी नहीं आते, चलिए पहले 1 आवर में काउंट करते हैं हम अपना जो भी वॉशिंग अप होता है, नहाना धोना होता है, खाना खाना होता है, दिन भर ये सब 1 घंटे में होता है। ठीक, दोपहर में आप 1 घंटा करते होंगे, मोबाइल चलाते होंगे हाफ एन आवर 1 घंटा, चलिए से एक्स्ट्राज में कैलकुलेट कर लेते हैं कितना टाइम हुआ टोटल 7। अच्छा, आने जाने का टाइम तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, 1 आवर आप आने जाने का मान लीजिए, तो इट वुड बी 7, 6, 13, 14, 15, 16, 17 आवर्स टोटल। 17 आवर्स आपके ऐसे हैं जो बिजी रहने वाले, चाहे मैं या न चाहे, कुछ ना कुछ करके हो जाता है टाइम। आपके पास बचे कितने घंटे? सॉरी 7 घंटे। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो 7 के 7 घंटों को पढ़ाई में लगा सकते हैं, उसमें भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा टाइम। आप चाहे तो इसमें से 4 घंटे निकाल सकते हैं या 5 घंटे निकाल सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए निकालिए। टेक योर 5 to 6 आवर्स फॉर सेल्फ स्टडी। बहुत ज़रूरी है सेल्फ स्टडी करना, इवन इफ आप कोचिंग जाते होंगे या आपको कोई पढ़ाता है, आप होम ट्यूशन पे ऑनलाइन स्टडीज करते जो भी है, आपका सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको 5 से 6 घंटे चाहिए। अब ये भी नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट आप सारे सब्जेक्ट पढ़ें 5 से 6 घंटे, तो एक घंटा ऐसे डिवाइड नहीं करना है आपको, उसको मैं आगे बताऊँगी। फिलहाल इस बात पे आते हैं, 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए निकालिए, तो बाकी टाइम तो कम नहीं हो सकता, स्कूल का टाइम कम नहीं कर सकते, नहाना धोना खाने से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, आना जाना जितनी डिस्टेंस होती है डिस्टेंस से थोड़ी थकान रहेगी, वो भी आप कुछ नहीं कर सकते। कर किस सकते हैं आप अपने स्लीप शेड्यूल में नींद कम कर सकते हैं, वो करने में आपको लगेगा 1 महीना कम से कम। अगर आपकी आदत है 8 घंटा 9 घंटा सोने की, और अगर आपको 7 घंटे में अपनी नींद पूरी करनी है, तो कुछ दिन अगर आप जल्दी उठेंगे तो आपका सर जरूर दर्द करेगा। बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट परसिस्टेंस, लिखा नहीं है बट मैंने आपको पहले ही बता चुका है परसिस्टेंस के बारे में। आपको पेशेंस रखना है, आपको परसिस्टेंट रहना है। तो अगर सर दर्द हो रहा है तो दवाई ले लीजिए, चाय पी लीजिए, ठीक हो जाएगा। बट 10 एक बार चली गई तो दोबारा नहीं आएगी, मार्क्स भी ठीक नहीं होने वाले दवाई लेने से। तो अपना स्लीप शेड्यूल ही है जो आप रिड्यूस कर सकते हैं, अपना स्लीपिंग टाइम भी आप कम कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान लगाइए। अपने 24 आवर्स को मैनेज करिए, बिकॉज एक टॉपर के पास भी 24 घंटे होते हैं, कम मार्क्स वाले बच्चे के पास भी 24 घंटे ही होते हैं, एवरेज मार्क्स वाले बच्चे के पास भी 24 घंटे होते हैं। इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट हाउ यू यूज द टाइम। ओके, सो मैनेज द टाइम केयरफुली, मैनेज द टाइम वाइजली। सो ये मैंने आपको बताया, तो इसके लिए जरूरी है आप अपना डेली रूटीन या डेली शेड्यूल ऑब्जर्व करें। सैटरडे को कल बैठिए, पेन पेपर निकालिए, लिखिए कि मैं इस टाइम ये काम इस बजे करता हूँ या करती हूँ। और एक बात, एक बड़ा चार्ट पेपर
व्हाइट चार्ट पेपर, या फिर एक क्लीन रफ कॉपी जो कभी यूज ना हुई हो, ऐसे टाइप की एक नई रफ कॉपी निकाल लीजिए। जिन बच्चों को चार्ट से टाइम टेबल बनाने की आदत है वो अपना सामान अरेंज करके रखिए पहले से, चार्ट पेपर आपको लगेगा। जो बच्चे बहुत ज्यादा काम झाम नहीं करना चाहते वो नॉर्मली अपनी रफ कॉपी में बनाइए, रोज देखना है आपको। क्या चार्ट पेपर में बनाने से अगर आपके पास जगह है चार्ट पेपर लगाने की उतने बड़े, तो आप चार्ट पेपर में बनाइए, बिकॉज आपको निकलना है, देखना अच्छा आगे है, काम है, टेक किए जा रहे हैं, मुझे ये करना है, आपका ध्यान जाता रहेगा। कॉपी में ये होता है आप कॉपी खोलेंगे फिर मन भी नहीं करता है, कहाँ रहती है कॉपी, कभी भी तो अलग बात है। तो आई रेकमेंड चार्ट पेपर मेथड, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। तो आपको कल काम करना है, अपना डेली रूटीन ऑब्जर्व करना है, टाइम आपको लिखना है, क्या से क्या टाइम है, कितना टाइम आपको अपने स्लीपिंग टाइम में कट आउट करना है, वो सब भी आपको लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होगा डोंट एम हाई। बहुत ज्यादा एम नहीं करना है आपको। अब आप बोलेंगे मैम आप क्या बोलते हैं, लोग तो बोलते ज्यादा टारगेट लेके चलो फिर उससे कम आता है मार्क्स के लिए, बिल्कुल सही बात है। बट अभी बिकॉज वी आर बिगिनर्स तो मैं आपको कहूँगी बहुत लंबा एम एज इन द मैटर फॉर टाइम टेबल के मामले में आप बहुत ज्यादा बड़ा एम न करें। आप बैठे हो आज बनाने के लिए तो साल भर का बना के रहो, ये काम नहीं करना है, या पूरा महीने का बना लो, आप कर सकते हैं अगर महीने का तो बहुत अच्छी बात है, बट साल भर वाली बेवकूफ़ी प्लीज कोई बच्चा मत करिएगा। बैठिए, अभी से जुलाई है आपके पास, 11 जुलाई है आज, कल आप बैठेंगे, पूरी वीडियो आएगी कल तक, उसके बाद संडे को आपका टाइम टेबल बनेगा, दैट मीन्स 13 जुलाई तक जैसे जो मौज मस्ती करनी कर लीजिए, जो काम करना है रह गया इधर उधर वो कर लीजिए, जो आप बाद में छोड़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें कर लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मजे नहीं किए, ठीक है, वो तो क्योंकि आप लोगों की आदत है, आप लोगों को करना ही है, तो वो आप उतना काम कर लीजिए। 14 जुलाई से आप अपना टाइम टेबल इम्प्लीमेंट करना, टाइम टेबल लागू करना चालू करें। तो बहुत ज़्यादा हाई एम करके आपको आपका टाइम टेबल नहीं बनाना है, मतलब अभी से जुलाई में हम सो जस्ट फोकस ऑन जुलाई। आपको पता है आपके स्कूल में क्या चल रहा हो, मुझे नहीं पता आपके सबके स्कूल्स में क्या क्या काम चल रहा है, क्या होने वाला है, या फिर यूनिट टेस्ट चल रहा होंगे कुछ बच्चों के, कुछ भी चल रहा होगा, अभी क्लास टेस्ट चल रहे होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं स्कूल में, तो उस हिसाब से मैं आपको नहीं बता सकती हर एक बच्चे के हिसाब से, तो आपको पता है वो बातें। तो बस कहने का मतलब ये है बहुत ज़्यादा हाई एम करके मत चलिए, एक महीने का ही बनाइए जो भी है। एक महीने में होते हैं 4 वीक्स, 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक्स, जिसमें से हमारे 1.5 वीक तो चले गए, 1.5 वीक क्या पूरे 2 हफ्ते चले गए, 2 हफ्ते बचे हैं, उन 2 हफ्तों के हिसाब से आपको अपना जो टाइम टेबल है वो डेवलप करना है। तो जुलाई और फिर जुलाई में आने वाले दिन में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो डेवलप कीजिए। और बेस्ट रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आप जब अपना टाइम टेबल बनाने बैठे, आपके पास ऑलरेडी सामने एक पूरा वीक है, यू हैव 6 डेज इन योर हैंड्स, आपके पास 6 दिन है आपके हाथों पे, तो उन 6 दिन के हिसाब से बनाइए। सिर्फ इसीलिए मैंने इसे नाम दिया डे प्लान एंड स्टडी प्लान। स्टडी प्लान आपका ये है कि आपको कितना खत्म कर लेना है, कितना कवर करना है इस मंथ पे, वो आपको एक टारगेट लेना है, ऐसा नहीं हवा में ले लिया, कैलकुलेट मेजर करके कीजिए। अभी आप सब मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो मेजर करके कीजिए कि मुझे इस मंथ में कितना कंप्लीट कर लेना है, कितना आप कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मेजर करिएगा। देन मेक डे प्लान, एक दिन में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। मैं रेकमेंड करूंगी 2 सब्जेक्ट ले, अगर आप खैर इस बात को मैं आगे बताऊंगी, आगे डिस्कस करूंगी, बहुत अच्छे से बारीकी से डिस्कस करना पड़ेगा। बट अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बहुत काफी है। एक 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे एक सब्जेक्ट, 2 घंटे एक सब्जेक्ट, जो बच्चा 1 घंटा है उसमें आधा घंटा एक का रिविजन, आधा
भी आप पढ़ना चाहें, बस बहुत ज़्यादा हाई एम करके ना चलें। अगर अभी आप सबके पास ब्लूप्रिंट होगा, हमारी कोशिश करेंगे कि हम आपको ब्लूप्रिंट भी अवेलेबल कराएं सारे सब्जेक्ट का लास्ट ईयर के हिसाब से। तो अगर जिन बच्चों के पास लास्ट ईयर की गाइड्स वगैरह हैं, जिनके पास लास्ट ईयर के ब्लूप्रिंट्स वगैरह हैं, देखिए ऑब्जर्व करें उन ब्लूप्रिंट्स को। सबसे कम मार्क्स वाले जो चैप्टर्स होंगे या सबसे इजी चैप्टर्स जो आपको लगे उनमें से, ये 6 से सिर्फ 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया, जैसे एसएसटी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर उसमें से, तो वैसे चैप्टर्स आप पकड़िए। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ लीजिए साइंस से, बहुत इजी चैप्टर, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और आप 10 में पहुंच चुके हैं, जिस बच्चे को ABCD 1 2 3 4 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई जो पहले थोड़ा बहुत साइंस पढ़ चुका है, तो इंग्लिश आप पढ़ चुके हैं, 10th आराम से निकाल लेंगे। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। तो अपने हिसाब से बनाइए अपना टाइम टेबल। आपको पूरे इस 2 जो हफ्ते बचे हैं जुलाई के, आपको उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स का क्या क्या क्रैक करना है। इट्स श्योर कि आपको सारे 6 सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, बट कितने दिन देने आपको उन 6 सब्जेक्ट्स को, और क्या उतना टाइम जो आपने दिया वो सफिशिएंट होगा, ऐसा सब करके आपको चलना है। बस दिमाग में ये रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई एम करके आप नहीं चलेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। क्या होता है जब हमारे टारगेट्स छोटे होते हैं, हम उनको अचीव करते हैं, तो हमारा मोरल बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है हमारा। तो ज़रूरी है कि आप छोटे टारगेट्स बनाएं, अचीव करिए, देन मूव ऑन टू द बिग टारगेट। ओके, सो ये